हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के वीकली एनालिसिस के बारे में। दूसरी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि बाकी जो बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया, इसके खुद के टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम कर रहे हैं और इसका जो कंपैरिजन है बाकी शेयर्स के मुकाबले में क्या रहा वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पर। उसके अलावा जो रिवर्स मर्जर की खबरें थी उसके बारे में क्या स्पष्टीकरण थे बैंक के। उसके बाद जो बैंक की लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट थे तो उसका एक बार हम दोबारा से एक रिव्यू करेंगे और इसके अलावा जो बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस इस हफ्ते रही, इन सब का जो आकलन है वो हम इस वीडियो के दौरान करने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि हफ्ते के दौरान जो है बैंक निफ्टी दोनों तरफ जो है मूव करता हुआ नजर आया, ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया और फिर ऊपर चला गया। तो देखिएगा, उसी दायरे के अंदर अगर हम बात करें तो एक दायरे के दौरान ही जो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर्स ने भी ट्रेड किया और ट्रेड इस तरीके से हुए कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल ये जो शेयर्स है ये करीबन 40 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था, 38-39 से लेके 45 और 50 रुपीज़ की रेंज तक। लेकिन मार्च में जिस तरीके का स्लोडाउन आया स्टॉक मार्केट के अंदर, वहां से इस शेयर्स की जो रेंज है वो बदल गई है और देखिएगा उसके बाद जो प्रमोटर के जो शेयर्स थे वो ऑफलोड हो गए थे प्लेस की वजह से। तो वहां से इस शेयर्स के ऊपर एक प्रेशर जो है बना हुआ था, उस प्रेशर को जो है ईज आउट करता हुआ जो है नजर आया था पिछले वीक में भी और इस वीक के अंदर भी। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ के आसपास जो है ये अपने आप को मेंटेन कर पा रहा था इस हफ्ते के दौरान भी। तो देखिएगा, पिछले हफ्ते के जो क्लोज थे वो 30 रुपये 50 पैसे के आसपास थे और जो मंडे का ट्रेड था वहाँ पर 29.55 यानी कि नेगेटिव क्लोजिंग थी। फिर देखिएगा 29.5 से नेक्स्ट डे में फिर इसने तेजी दिखाई 31.35, फिर देखिएगा अगले दिन 31.3 से लेके 31.20। तो यहाँ पे सेम रेंज थी। अगर वेडनेसडे की बात करें, थर्सडे के दौरान जो है जहाँ पर सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो है कमजोर थे, जो है बैंक निफ्टी में भी करीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट की गिरावट थी, उस दिन इसने अपने आप को संभाला और 31.05 पे ही क्लोज हुआ। और फिर देखिएगा जो फ्राइडे का सेशन था तो 30.95 और 30.9। तो देखिएगा इससे शेयर्स का बीटा जो है इस हफ्ते जो है कम रहा। बीटा का मतलब है इसके अंदर जो वोलेटिलिटी थी, तो वोलेटिलिटी जो है इससे शेयर्स के अंदर कम देखने के लिए मिली अगर बाकी बैंक के स्टॉक्स के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो। दूसरी बात यहाँ थी कि यहाँ पे ट्रेड कैसे थे, वॉल्यूम्स कैसे थे। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम्स थे वो थे आपके ट्यूसडे के सेशन में, टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम्स भी और डिलीवरी वॉल्यूम्स भी। तो देखिएगा यहाँ पर जो खबरें थी कि जो रिवर्स मर्जर से रिलेटेड खबरें थी वो मंडे के दिन जो है बैंक ने क्लैरिफिकेशन दे दी कि रिवर्स मर्जर की कोई खबरें नहीं है। जो इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो छपी हुई खबर है उसका उन्होंने खंडन किया और उसकी वजह से देखिएगा यहाँ पर शुरू के 2-3 दिन जो है एक अच्छे वॉल्यूम्स भी देखने के लिए मिले। थर्सडे और फ्राइडे में जो वॉल्यूम्स घटते हुए नजर आए। अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात करें तो डिलीवरी सबसे ज़्यादा कहाँ रही, तो देखिएगा डिलीवरी की परसेंटेज टर्म्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी थी वो वेडनेसडे के सेशन में थी 25.08 परसेंटेज टर्म्स में। अगर आप बात करें कि टोटल डिलीवरी कब ऑफलोड हुई है तो वो मंगलवार के दिन थी और मंगलवार के दिन देखिएगा शेयर्स 29.5 से 31.35 था, तेज भी था और टोटल डिलीवरी ज़्यादा थी लेकिन परसेंटेज टर्म्स में डिलीवरी कम थी। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो डिलीवरीज हैं वो जो है 1 करोड़ से नीचे रहती हैं नॉर्मली, लेकिन आप देखिएगा ट्यूसडे के सेशन के अंदर 1.5 करोड़ के आसपास जो है डिलीवरी देखने के लिए मिली और शेयर्स का प्राइस भी ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ आ गई थी कि 31 के पास जो है ये शेयर सस्टेन करने लगा, क्योंकि जो हाईएस्ट डिलीवरी थी, जो नीचे से ऊपर की तरफ अगर शेयर आता है और हाईएस्ट डिलीवरी होती है तो ये माना जाता है कि जो लोग हैं वो बाय करने के मूड में है और उसके बाद जो है उसी प्राइस के आसपास अगले 3 दिन के अंदर भी जो है ये स्टेबल हुआ। तो ये तो थी बात इसके ट्रेडिंग पैटर्न की। अब हम बात करते हैं कि इसके 10 दिन के उतार चढ़ाव किस तरीके के रहे। तो ये देखिएगा एक वीकली चार्ट है कि एक वीक के दौरान जो है किस तरीके से जो है शेयर ने ट्रेड किया। तो आप देखिएगा शुरू के 2 दिन थोड़ा सा वीक रहा, 1.5 दिन तक आप कह सकते हैं, फिर देखिएगा मंगलवार को तेजी हुई और फिर उन्हीं प्राइजेस के आसपास जाके ये सेट हो गया। तो जो मंगलवार को जो प्राइजेस ने यहाँ पे सेट किए थे फिर उसी रेंज के अंदर जो है यहाँ पे चलता रहा। तो ये जो रेंज थी जो मंडे के दौरान थी जो नीचे गई थी क्योंकि रिवर्स मर्जर की खबरें जो है का खंडन हो गया था, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट मंडे के दिन देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद जो है इसने अपने आप को जो है उबार लिया और अब देखिएगा 31 रुपीज़ के आसपास जो है ट्रेड कर रहा था। और अगर टेक्निकली भी आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे, मैं 15 मिनट्स के चार्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि आवरली चार्ट पे अलग सिचुएशन है और 15 मिनट के चार्ट पे तो ये जो है स्ट्रॉन्ग नोट के साथ ही जो है इसने फ्राइडे में क्लोज दिया। तो
या आप ये मान सकते हैं कि अभी जो है तेजी जो है इस शेयर्स के अंदर अभी जो है शॉर्ट टर्म के अंदर जो है देखने के लिए मिल सकती है। अगर आवरली चार्ट की बात करें, यानी कि 1 घंटे की जो चार्ट है, तो ये 15 मिनट से थोड़े से ज़्यादा ड्यूरेशन के चार्ट है, तो ये यहाँ से थोड़ी सी पिक्चर जो है ज़्यादा क्लियर मिलती है। तो यहाँ पर भी जो है एक न्यूट्रल है, तो किसी भी तरीके का जो है आप ये नहीं कह सकते कि किस तरफ जो है मूव करता हुआ नजर आएगा। 200 डेज की जो मूविंग एवरेज है 28.17, तो देखिएगा नीचे की तरफ ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिलेगी। जो लोग ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखिएगा। तो आपको जब इस वीक के अंदर ट्रेड करेंगे, अगर नीचे की तरफ अगर मार्केट मूव करती है तो इन प्राइसेस के आसपास जो है आपको रिवर्स देखने के लिए मिलेंगे। अगर इससे नीचे जो है 28.70, अगर एक्सपेंशन मूविंग एवरेज की बात करें, इससे नीचे अगर ये मूव करेगा तो देखिएगा थोड़ी वीकनेस इस शेयर्स के अंदर आएगी। और अभी जहाँ पर ये शेयर्स है देखिएगा जो 31.11 जो है, आप देखिएगा कि 5 डेज का जो एक्सपेंशियल मूविंग है यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो अगर इसके यहाँ से अगर ये निकलता है तो मुझे लगता है कि 33 रुपीज़ तक के जो लेवल हैं, या 34 रुपीज़ तक के, 33 से 34 के बीच के लेवल से जो है ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके आगे। अब आगे बात क्या करते हैं कि इस हफ्ते में जो परफॉर्मेंस रही वो कैसी रही। तो इस हफ्ते का जो परफॉर्मेंस देने वाला शेयर था वो था HDFC बैंक। तो देखिएगा HDFC बैंक, अगर लास्ट फ्राइडे सेशन की बात करें तो सबसे अच्छी रिटर्न्स HDFC के काउंटर में थी, और बैंक निफ्टी को संभाल भी यही रहा था। और यहाँ पे एक इंडेक्स मैनेजमेंट थी, तो क्योंकि निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा वेट जो है रखता है। अगर वीकली परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर PSU बैंक के अंदर, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जो है 10% की जो है रिटर्न्स देखने के लिए मिली। उसका फेडरल बैंक की बारी थी 6.27, उसका HDFC बैंक की थी 4.95। तो इस तरीके से ये 3 टॉप परफॉर्मिंग जो है बैंक रहे। तो इस बार जो प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक से उनका रुझान कम था, लेकिन सरकारी बैंकों में जो है SBI की परफॉर्मेंस वीकली बेसिस पर कमजोर रही। हालांकि 200 के जो लेवल हैं वो 2-3 बार उसने टच किए और तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। और अगर आप बात करें 1 महीने में, तो देखिएगा 1 महीने का जो स्टार परफॉर्मर है वो हमारा ही शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक 13.19। तो अगर 1 महीने के दौरान अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला ये शेयर जो है साबित हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें कि ईयर टू डेट की, अगर हम बात करें कि ईयर टू डेट में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न कहाँ आई है, तो देखिएगा इसमें पूछने की बात ही नहीं है, क्योंकि इस साल का जो सबसे कमज़ोर कड़ी है वो इंडसइंड बैंक है। तो क्योंकि इंडसइंड बैंक की जो प्रीमियम वैल्यूएशंस थे वो ख़त्म होते हुए नजर आए इस साल, और ये देखिएगा 65.96। तो इस शेयर्स में जो है सबसे ज़्यादा जो है गिरावट हुई। और अगर सबसे कम गिरावट वाले शेयर्स में अगर हम बात करें, तो जो 2 दिग्गज बैंक है उन्होंने ही ईयर टू डेट, यानी कि जनवरी 1 से लेकर अब तक जो सबसे कम कमजोरी वाले जो शेयर्स हैं उसमें साबित हुए हैं HDFC बैंक 14.65 और फिर कोटक महिंद्रा बैंक। और बाकी जो सभी बैंक्स हैं वो इनसे ज़्यादा जो है उनके अंदर वीकनेस देखने के लिए मिली। और सबसे ज़्यादा वीकनेस जो है ईयर टू डेट के ऊपर किसके अंदर मिली है, इंडसइंड बैंक के अंदर। तो ये आपको जो है एनालिसिस दे दिया मैंने ईयर टू डेट में। और अगर आप 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे कि सबसे खराब परफॉर्मेंस किसकी रही, तब भी आप पाएंगे कि सबसे खराब परफॉर्मेंस इंडसइंड बैंक की थी। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी के बाकी शेयर्स में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस ईयर 1 साल के दौरान रही, तो वो रही HDFC बैंक की 0.4%। और अगर आप 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है कोटक महिंद्रा बैंक, और उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा ICICI बैंक जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और 3 ईयर्स में तीसरे नंबर पर है HDFC बैंक। इसके अलावा जितने भी बैंक हैं सब ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि 3 साल के दौरान अगर आपने इन 3 बैंकों के अलावा कहीं पर भी निवेश किया था किसी भी बैंकिंग शेयर्स के अंदर, तो जो है आपके निवेश जो है वो माइनस में है। और आप देखिएगा इसी तरीके से जो भी म्यूचुअल फंड्स जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस के हैं उन सब के अंदर नेगेटिव रिटर्न्स है। हालांकि इन बैंकों की वजह से, 3 बैंकों की वजह से रिटर्न्स थोड़ी सी कम नेगेटिव हैं, लेकिन मोस्टली जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें नेगेटिव रिटर्न्स देखने के लिए भी मिली है। अब देखिएगा यहाँ पर हम जो बात कर रहे थे कि ये जो खंडन था, ये आप देखिएगा जो 14 अगस्त को जो खबर छप रही थी इकोनॉमिक्स टाइम्स में, उसका जो खंडन है 16 अगस्त के दिन जो है बैंक ने कर दिया और जो है एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म कर दिया। तो 14 को जो 2020 को जो खबर छपी थी कि ये रिवर्स मर्जर का जो है प्लान कर रहे हैं एंड ऑफ सितंबर के बाद, यानी कि सितंबर क्वार्टर के बाद। वो कहते हैं कि प्योरली स्पेकुलेटिव है नेचर में। हमने भी इसके संदर्भ में आपके साथ जो है कुछ वीडियो शेयर की थी कि रिवर्स मर्जर क्या होता है, रिवर्स मर्जर में कैसी संभावना है, लेकिन उन सब के ऊपर जो है विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये है रिजल्ट्स IDFC फर्स्ट बैंक के। 3 चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में पिछले क्वार्टर के, दूसरी बात करूंगा कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या थी, और तीसरी बात हम करेंगे कि इनकी NPA की परफॉर्मेंस क्या थी।
तो देखिएगा परफॉर्मेंस ऑपरेशनली आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी थी। हालांकि कोविड सिचुएशंस को देखते हुए ग्रोथ जो हमने एंटिसिपेट की थी नेट इंटरेस्ट इनकम में वो नहीं आई थी, अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो। लेकिन देखिएगा जहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले क्वार्टर के अंदर 3955 करोड़ की थी, वो 3831 थी, वो लाजमी था कि लॉकडाउन वाला पीरियड था तो इसलिए होना भी था ये कम। लेकिन जो यहाँ पे स्पेशल बात देखने के लिए मिली थी वो ये मिली थी कि जो इंटरेस्ट आपने पे किया था, जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड था, यहाँ पर आपको बेनिफिट मिला था। ये जो पॉइंट था ये मुझे सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट लगा था कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो आपकी कम होती जा रही है, यानी कि जो बोरोइंग्स हैं या जो डिपॉजिट्स हैं, बैंक जो ब्याज देता है वो कम देना उसने शुरू कर दिया है। यानी कि उसकी जो कॉस्ट है, जब वो कैपिटल फर्स्ट था तब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब यहाँ मर्ज होने के बाद जो कैपिटल फर्स्ट की बोरोइंग्स है उन्होंने रीपे कर दिया और उनको जो रिप्लेस कर दिया डिपॉजिट से, जिसकी वजह से ब्याज की जो लागत थी या इंटरेस्ट की जो कॉस्ट थी वो कम होती हुई नजर आई। ये एक बिग पॉजिटिव था पूरे रिजल्ट के अंदर। दूसरी बात जो थी वो थी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो काफ़ी अच्छे से जो है मेंटेन की है, यानी कि जो बेंचमार्क है 9% का उससे काफ़ी ऊपर जो है आ गई है। ये बैंक की स्ट्रेंथ को बताता है कि बैंक आगे कितना अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी ये बताता है कि बैंक के पास कितनी कैपिटल है, पर्याप्त मात्रा में कैपिटल है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा हमें कंफर्ट देखने के लिए मिला, तो ये भी जो था ये पॉजिटिव था। जो मुझे सरप्राइज किया रिजल्ट के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिएगा ये कोविड वाली सिचुएशन थी, यहाँ पे मोरेटोरियम बुक के अंदर जो है बढ़ता हुआ नजर आया। और सबसे खास बात यह है कि बैंक ने अपनी जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो कम करती हुई दिखाई। देखिएगा ऐसे सिचुएशंस के अंदर हमें नहीं लगता था कि इस तरीके की सिचुएशन जो है इम्प्रूव हो जाएगी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स आपकी कम हो जाएंगी। प्रोविजंस के फिगर भी जो है हमें कम नजर आए जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे। तो देखिएगा ऑपरेशनली परफॉर्मेंस तो अच्छी आई नज़र, असेट्स क्वालिटी भी आपने अच्छी बताई परफॉर्मिंग असेट्स के मामले में, लेकिन प्रोविजंस जो थे वो भी आपने कम दिखाए। लेकिन कोविड की जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो मोरेटोरियम बुक थी वो बढ़ी थी, तो ये थोड़ा सा मिसमैच नहीं लगा और मेरे कंसर्न्स भी यहीं पे थे बाकी वीडियोस के माध्यम से। तो मैं जो नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे मैं क्लोजली इस फिगर को जो है देखना चाहूँगा कि किस तरीके के आएंगे। और बाकी ऑपरेशनली जो चीज़ें हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन कर रहे होंगे, और यहाँ पे इंटरेस्ट के अंदर क्या ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अगर इंटरेस्ट इंप्रूव करते हुए नजर आएंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो हमें यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बैंक जो है स्टेबल होता हुआ जा रहा है। लेकिन प्रोविजन की सिचुएशन जो है वो आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगी जनवरी से, क्योंकि अभी भी जो मोरेटोरियम अगर नहीं आया है तो उसका एक जो है असर इस क्वार्टरली रिजल्ट में सितंबर में केवल 1 महीना होगा। अगर वो डिफॉल्ट होंगे तो उनके बारे में जो है कोई प्रोविजंस नहीं होगा, क्योंकि वो SMA 1 में जो है कुछ असेट्स आ सकती हैं जो बैंक जो है उनको डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे भी हमें प्रोविजंस के मामले में ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा। तो जो दिसंबर क्वार्टर होगा उसके बाद जो है शायद सारी पिक्चर जो है साफ होगी कि किस तरीके से जो है बैंक की जो मोरेटोरियम बुक है उसमें से कितना NPA बनता है या कितना नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो पूरा बैंकिंग सेक्टर पे ओवरहैंग है वो वास्तव में अनसर्टेनिटी की वजह से, चीज़ें निश्चित नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसी वजह से आप देखिएगा कि ये जो रिजल्ट्स थे, EPS आपकी पॉजिटिव थी। EPS अभी अगर आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर की हाईएस्ट EPS थी, लेकिन फिर भी बैंक के शेयर्स ने वो परफॉर्मेंस नहीं दी अगर उसकी अर्निंग ग्रोथ को अगर देखा जाए तो। रीज़न असेट्स क्वालिटी के ऊपर जो है अभी भी मार्केट को डाउट थे। अब ये था ये बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस। अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस हफ्ते जो है बैंक निफ्टी की भी जो परफॉर्मेंस है वो पहले दिन जो है मंडे वीक रही, फिर ठीक हो गई, और थर्सडे को फिर वीक हो गई, और फिर फ्राइडे को दोबारा से ऊपर की तरफ आ गए। तो अल्टीमेटली पिछले वीक से जो है ऊपर क्लोजिंग हमने दी यहाँ पे, और करीबन जो है 22,600 के आसपास जो हम ट्रेड 21,600 के आसपास जो ट्रेड कर रहे थे, अब 22,300 के आसपास जो हम ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर IDFC फर्स्ट बैंक की टेक्निकल बात करें आवरली चार्ट के ऊपर तो देखिएगा न्यूट्रल रेटिंग आती है यहाँ पे, और यहाँ पर आवरली चार्ट के हिसाब से जो है किसी भी तरीके का ना ऊपर का ना नीचे का ट्रेड बनता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी देखिएगा मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर वीक के अंदर देखेंगे तो 28 रुपीज़ और 70 पैसे के आसपास जो है आपको सपोर्ट नज़र आएगी, और 31 रुपये 20 पैसे के आसपास आपको रजिस्ट्रेशन नज़र आएगी। ये ओनली फॉर ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर का इससे कोई लेना देना नहीं है। और देखिएगा मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ कि ये जो बैंक है ये मल्टीफोल्ड रिटर्न देने का जो है दम रखता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या ये अगला HDFC बैंक बनेगा। देखिएगा उसकी जर्नी जो है बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे ये उम्मीद है
कि अगर ये असेट्स क्वालिटी के ऊपर इन्होंने अगर कंट्रोल कर लिया और जिस तरीके से बैंक चल रहा है तो बहुत अच्छी जो रिटर्न्स है हमें फ्यूचर में इस शेयर्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन मेरे जो कंसर्न्स हैं, मैं जो पिछली वीडियो में भी आपके साथ बात करता रहा हूँ, वो सारे के सारे कंसर्न्स असेट्स क्वालिटी के बारे में है। तो असेट्स क्वालिटी पे देखिएगा, आप नज़र बना के रखिएगा और इसका भी जो इवैल्यूएशंस है वो आपको बाकी बैंकों की जो असेट्स क्वालिटी है उस पर क्या मोरेटोरियम का इंपैक्ट पड़ता है उसके माध्यम से भी जो है आप कोरिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप अपना खुद भी पर्सनल एनालिसिस करते हैं। तो आपको ये बताना है कि मुझे कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरीके का जो कंटेंट था इसके अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपके कुछ मन में ख्याल है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।